देखिए हम लोग क्या देखते हैं आज, क्या देखने वाले हैं, अम्ल, क्षारक एवं क्या, लवण, है ना। अम्ल, क्षारक और लवण। कभी तो जिंदगी में सुने होंगे पहले, और ज़िंदगी में यदि पहले सुने होंगे तो वहाँ पे ज़रूर मैं बोला हूँगा। यदि आप यहाँ पे सुने होंगे, मुझसे सुने होंगे, तो वहाँ ज़रूर मैं बोला हूँगा कि आपको 10th क्लास में सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए छोड़िए, हटाइए। जो कुछ भी जानते हैं नहीं जानते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस बात ये है कि यदि आप पहले से कुछ जानते हैं तो थोड़ी सी और भी आपको क्या लगता है, इच्छुक, जागरूक रहते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग जो है पिछला चैप्टर कुछ जो पढ़े थे आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं वापस एक बार और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जितने भी लोग आप यदि याद नहीं किए होंगे, कहाँ से लेकर 1 से लेकर 30 तक क्या तत्वों के नाम, है ना। ठीक है, तत्वों के नाम, उसका प्रतीक, संकेत, मैंने यानी कि संकेत वही प्रतीक, है ना, संयोजकता को आपको समझना है। तो वो सारे चीज़ जितने भी था, यानी कि टेबल, पीरियोडिक टेबल, सिंपल सी बात, क्या पीरियोडिक टेबल यदि आप 30 तक कम से कम याद नहीं है तो समस्या होगी। और साथ ही साथ 9th क्लास का वो 2 चीज़, परमाणुकता और एक क्या आपका कुछ स्पेशल दिया हुआ था, रासायनिक सूत्र, उसको जानना था। समझे या नहीं समझे। तो वो यदि याद नहीं है तो अभी भी याद कर लें, नहीं तो फिर से आपको केमिस्ट्री में क्या होगा, वापस से दिक्कत होगा। अभी जितने भी इक्वेशन लिखा जाएगा वो सारे में क्या आने लगेगा, दिक्कत। और उसके बाद पहला चैप्टर में संतुलित करना, यदि कोई भूल गए होंगे तो आप फिर से या तो वीडियो देख लीजिए या तो फिर से एक बार अपने आप को समझने का, अपने आप से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि फिर से यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, उसे संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ही दूसरा चैप्टर देख रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या देखना है, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। ऐसे आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। भोजन में क्या सर, एक क्या खट्टा और कौन सा, कड़वा जो स्वाद है, खट्टा और कौन सा स्वाद, कड़वा स्वाद, वो किस कारण से होता, मैंने क्या होता है, अम्ल और क्षारक के कारण होता है ना। क्षारक जिसको समझ में नहीं आता उन लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं, साबुन वगैरह जो उसका जो स्वाद होगा वो कैसे होगा, क्षारक होगा, है कि नहीं। साबुन खा के देखें कि नहीं देखें, नहीं देखें हैं तो खा लीजिएगा जाके। ठीक है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, मैंने ज़्यादा भोजन कर लिया, कहियो देख लेना ऐसे रहा, ऐसा होता है, खा रहे हैं, खा लिए एकदम पूरा दरिद्र नियर, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। बेकिंग सोडा का, हाँ, तो उसको बढ़िया से उतना मैंने प्रचुर मात्रा में करना है ना। आप पर से जितना पड़ता उतना पी लिए नहीं हो जाएगा। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यदि अम्लीय ज़्यादा रहेगा तो क्षारकीय दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, समाप्त, उदासीन हो जाएगा। और क्षारकीय ज़्यादा रहेगा तो अम्लीय दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, उदासीन। उदासीन मतलब सामान्य रूप में उस तरह से फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा, अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग करके देखिए। चलिए, ये सब तो खैर सिर्फ बातें हैं इधर उधर करने का। तो आप अम्ल और क्षारक का पता कैसे लगाएंगे, सबसे पहले चीज़ ऐसे आप पता कैसे लगाएंगे, आप सबको चख के देखेंगे, है ना। तो सभी चीज़ों को चख के नहीं देखा जा सकता है। जो हम लोग पहले पढ़े हैं वो चखने वाली चीज़ें थी, खाने पीने की चीज़ें थी, चख उख के देख लिए, तो वो सब क्या हो गया, अम्ल क्षारक लवण, वो सब हम लोग अपना बांट लिए। लेकिन यहाँ से हम लोगों को चखना नहीं, यहाँ से आप देखिए एक तरीक़ा से उसे चख के हम लोग बता सकते हैं कि अम्ल में क्या है, क्षारक में क्या है, लवण में क्या है। अब दूसरा चीज़ एक क्या है जो कि पहले भी शायद आप लोग जानते होंगे, लिटमस पत्र। क्या, कितने लोग पहले नाम सुने थे, जरा हाथ उठाएंगे, मतलब 10th क्लास से पहले। ठीक है, सभी लोग सुने, चलिए ठीक है। लिटमस पत्र, तो लिटमस पत्र इसमें क्या है सर, ये क्या होता है, 2 तरह के लिटमस पत्र होते हैं, एक लाल लिटमस पत्र और एक क्या होते हैं, नीला लिटमस पत्र। ठीक है, देखिए जब अम्ल को, किसको सर, अम्ल को, है ना, नीला लिटमस पत्र में मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है, नीला लिटमस पत्र में मिलाया जाता है, तो उसे क्या कर देता है, वो लाल कर देता है। यही क्षारक को जब किस में मिलाया जाता है, लाल लिटमस पत्र में मिलाया जाता है, तो वह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। समझा या नहीं समझा ये चीज़। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है।
और वो क्या है? अनिल। क्या है? अनिल, है ना। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है बबुआ? लाल करता है। क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न तो होगा ही होगा, यहाँ लाल से नीला, नीला से लाल, कौन क्षारक कौन अम्ल नहीं पता, तो क्या हो गया? अनिल। अ से अम्ल, नी से क्या हो गया? नीला, ल से क्या हो गया? लाल। न अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब दूसरा अपने आप याद रहेगा, और नहीं तो दूसरा याद नहीं रहेगा तो उसे कन्फ्यूजन है ही नहीं, है ना, उसे कन्फ्यूजन नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि क्या होता है नहीं होता, उसे क्लियर है। दूसरा नंबर का क्लियर अमन आया मोटा भाई? हाँ ठीक है। देखिए यहाँ आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए, एक इससे हम लोग अम्ल क्षारक और किसका पता लगा सकते हैं? अम्ल क्षारक का पता लगा सकते हैं और किसका, ठीक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। किसका? हल्दी। आप कभी देखे हो खाना पीना खा रहे हैं तो कपड़ा उपड़ा में गिर जाता है कभी, चाहे खा भी नहीं रहे हैं तो वैसे भी कभी हल्दी लग गया, हो सकता है खाना बना रहे हैं तकनीकी है, कोई सटा दिया हो सकता है, जानबूझ के शादी में हम ककरो तंग कर रहे हैं, खा रहा है लगा देगा जा, ऐसा न होता है। ककरो अब खा के उठा है और उसको मान लिया ककरो खा के उठा, आप हाथ धो लिए और उसका पानी होकर पिटिया में पहुँच दिए, ताले वो हाथ है नहीं धोया, अगर सीधे पहुँच दिया जा हटो, हाँ ठीक करता है। इसी प्रकार ज़्यादा भीड़ रहता है शादी विवाह में की भंडारण, भंडारा में हाथ धोने की जरूरत इसी प्रकार कौन सी है सर? हल्दी है। कैसे है सर? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसे धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। कैसे हो जाता है ना? कैसे हो जाता है सर? भूरा लाल टाइप का। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है, मतलब वापस जैसा है वैसा आ जाएगा, है ना। ये भी सूचक है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मिथिल ऑरेंज एवं फिनॉल्फथैलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए फिनॉल्फथैलीन समझे? देखिए एक क्या हो गया आपका, एक लिटमस पत्र से आप पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? एक कौन सा हो गया? लिटमस पत्र से। एक किससे हो गया आपका? हल्दी से। एक किससे हो गया आपका, है ना, मिथिल ऑरेंज सॉरी, और एक फिनॉल्फथैलीन। ये सबसे क्या कर सकते हैं हम लोग? पता कर सकते हैं किसका? अम्ल और क्षारक का। किसका? अम्ल और क्षारक का पता कर सकते हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बबुआ? है अम्ल एवं क्षारक के क्या अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। समझिए बात को, ठीक है। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी क्या करेंगे? बहुत सारी वस्तुओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग देख लिए, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। समझिए बात को कि लिटमस विलियन जो होता है वो कैसे होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है जो कि क्या होता है? थैलोफाइटा समूह। कभी सुने हैं थैलोफाइटा समूह? 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, है ना। जीव में विविधता थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है, ठीक है। कौन सी पौधे से? लिचेन पौधे से। क्या? लिटमस विलियन। क्या निकाला जाता है? लिटमस विलियन, ठीक है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जा सके, है ना, क्योंकि बुक में दिया हो तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, आपको वैसे पूछा नहीं इस तरह से। लिचेन पौधा इस बारे में पूछा कि लिटमस विलियन किस पौधा से बना था? किससे? लिचेन पौधा। ये कौन सा समूह का होता है? थैलोफाइटा। अपने तरीके से सब याद रखिए। और क्या बताऊँ? लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है।
जब अम्लीय भी नहीं रहेगा और क्या नहीं रहेगा, क्षारकीय नहीं रहेगा, तभी कौन से रंग का होगा। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन, कई फूलों, ये सब का क्या, फूलों की रंगीन पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल, पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन सब का भी जो पंखुड़ियाँ हैं वो सारे भी क्या करते हैं, ये सब फूल के जो पंखुड़ी है वो सब अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं कि कौन अम्ल है कौन है क्षारक। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। अम्ल क्षारक, जो अम्ल और क्षारक के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं, या तो क्या कहते हैं उसे, सिर्फ सूचक कहते हैं। तो इसको यदि हम लोग को पढ़ना रहेगा तो यदि डेफिनेशन देना रहेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे कि जब क्या होता है कि जो अम्ल और क्षारक के बारे में क्या करता है, सूचित करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल क्षारक सूचक। कहेंगे या नहीं कहेंगे। चलिए, लाल पत्ता गोभी लाल रंग का होता है, नहीं जानता ना। पत्ता गोभी जो हरा कलर का इधर देखा ना, वो लाल कलर का भी पत्ता गोभी होता है, लाल कलर का। हाँ, मतलब ऐसे नॉर्मली वैसे ही नहीं देखे हैं आप लोग। हाँ, प्रयोग होता है वो सब्जी में। इधर नहीं प्रयोग होता है, यहाँ क्या प्रयोग करेगा, रहबे नहीं करता है तो कहाँ से। देखिए अब यहाँ पे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना, यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म समझना कि उसका रासायनिक गुणधर्म को समझना है। कुछ रासायनिक गुणधर्म ने समझे कि वो जो रिएक्शन वगैरह जो करता है वो कैसे करता है, नहीं करता है, उन गुणधर्मों को हम लोग समझेंगे। ये पहला पॉइंट है हमारा इसमें चैप्टर में। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो क्या देख रहे थे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, परिचय। तो हम लोग देख लिए हैं कि देखिए इसमें अम्ल क्षारक है, कुछ जानकारी अम्ल क्षारक लोगों को मिल गया। और अब किसका हम लोगों को दिया जा रहा है, उसमें और भी बताया गया कि देखिए इसमें अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कुछ अम्ल क्षारक को पता लगाने के बारे में बताया गया। और यहाँ पे जो बताया गया उसका क्या है, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझने के बारे में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए आपका नाम दिया हुआ है समथिंग। ठीक है, कुछ अम्ल का दिया हुआ है, कुछ क्षारक का दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोजन और किससे, क्लोरीन से, इसका 1 इसका 1, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होगा या नहीं होगा, जानते हैं या नहीं जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा बताया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है ना, हाइड्रोजन और सल्फेट का है। तो हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना होता है, 2 होता है, 1, और सल्फेट का 2 होता है या नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, H2SO4। ये कौन सा हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है आपका, है ना, तेजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तेजाब कहा जाता है। और एक नाम क्या है इसका सर, और क्या बोला जाता है इसे, जो तेजाब सुने हैं नाम, है ना, H2SO4 अम्लों का राजा है ये। नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को 100% सल्फ्यूरिक अम्ल अपने जगह पे है ना, दूसरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सल्फ्यूरिक अम्ल जला देगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3, देखिए नाइट्रिक अम्ल है, तो इसमें देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये कौन सा है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखिए जितना भी जिसके साथ नॉर्मली आप यदि पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन क्षारक है, क्योंकि पूरा चैप्टर में आप लोगों को कन्फ्यूजन वही रह जाएगा। अभी वही बता रहा हूँ और अभी ध्यान नहीं देंगे, बाद में पूछेंगे सर हम कैसे पता लगाएंगे। हमेशा यही होता है, जब बताता हूँ तब नहीं केयर करते हैं, अरे छोड़ो नहीं इसका क्या यूज़ है। और जब बहुत ज़्यादा थी हो गया तो कुछ भी पहले बताया जाता है तो उसका मतलब आगे क्या है, उसका इस्तेमाल होगा, तभी उसको ध्यान में रखना होता है। तो अम्ल में साधारणतः शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, सुनिएगा, है ना, सामान्यतः भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सामान्यतः, है ना। इसमें सिर्फ क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन, है ना, सामान्यतः हाइड्रोजन। देखिए आप जैसे इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आपका OH आ रहा है, लास्ट में आ रहा है कि नहीं, और इसमें सब में क्या आ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। और इसमें हमेशा क्या आएगा, OH। किस में,
किसकी बात कर रहा हूँ? क्षारक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? क्षारक, है ना। क्या क्या हो जाएगा? OH। क्या आएगा? OH मैंने हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का सूत्र जानते हैं या नहीं जानते हैं? OH माइनस होता है कि नहीं होता है? होता है जी। हाँ, तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये सारा क्या हो जाएगा आपका? क्षारक। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षारक। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी धातु के साथ हाइड्रोक्साइड आ गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अक्सर क्षारक ही होगा। क्या होगा? क्षारक। जैसे यहाँ कैल्शियम, कैल्शियम कौन सी है? धातु। अब धातु है कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कैसे पता चलता है? गुणधर्म से भी, लेकिन संयुक्ता से भी पता करते हैं। संयुक्ता से बताया, भूल गए? अरे प्लस में जो रहेगा वो क्या रहेगा? धातु, है ना, जिसका संयुक्ता प्लस में, और जो माइनस में रहेगा वो क्या होगा? अधातु या गैस। अब देखिए, अब ये हाइड्रोजन एक अपवाद है। अब वैसे कुछ कुछ केमिस्ट्री में तो यही है, केमिस्ट्री में अपवाद आपको एक दो तो क्या करने देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन प्लस में भी रहता है, किस में रहता है? माइनस में। ठीक है, अक्सर देखिए आप, जैसे देखिए सोडियम Na+ होता है कि नहीं होता? मैग्नीशियम Mg2+, है ना। एल्युमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, सब कुछ क्या है? क्या? मरकरी में Hg, वो भी तो है, तो प्लस Hg+, ये भी क्या हो गया आपका? धातु। सब धातु है, ये सब क्या है? धातु। तो सब धातु और हाइड्रोक्साइड, धातु और हाइड्रोक्साइड से मिला है, तो उसको क्या हो जाएगा? हमारा क्षारक होगा। साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, अपना हुरमुठिया दिमाग से समझने के लिए। ठीक है, हाँ जी। वहाँ सूद गया था जब बोल रहे थे, तो हाँ, अपवाद टाइप का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करने बोल रहा है? क्रियाकलाप करने बोल रहा है कि ये सब लीजिए, ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए, मैंने पता कीजिए कि कौन क्या है आपका? अम्ल है, कौन क्या है? क्षारक है। ये पता करने बोल रहा है। तो क्रियाकलाप हम लोग का हो गया ना क्रियाकलाप? हाँ, यहाँ बताना, देखिए रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा जरा सा, ये पूछा जाता है कभी कभी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है। अम्लीय और क्या? क्षार के माध्यम में क्या हो जाती है? भिन्न। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। ठीक है, क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ ये नोट करते जाएंगे आप लोग अपना। जैसे आपको यदि इसका नोट्स बनाना, अपने आप से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, है ना। अम्ल क्षारक के बारे में पहले लिखेंगे, अम्ल क्षारक में दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को इसको समझना है। प्रयोगशाला में इसको, माने कि प्रयोगशाला की बात ये की जा रही है कि हम पता कैसे करेंगे, तो कहाँ से? प्रैक्टिकल करके नहीं पता करेंगे जी। अरे ये जो टॉपिक है उसके अनुसार से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो कुछ ऐसे होते हैं, गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से होती है असली चैप्टर। ये क्या है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। बोल रहा है कि अम्ल और जो क्षारक है धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। और यहाँ पे थोड़ी सी और मैं बता दूँ, अगला चैप्टर है आप लोगों का धातु और अधातु। धातु और क्या? ठीक है, धातु और क्या? अधातु। अब समझिए, यहाँ समझ गए, वहाँ का आधा काम कर लिए। यहाँ समझ लिया तो वहाँ का क्या कर लिया? आधा काम कर लिया। को वो चैप्टर पढ़ लिया तो इस चैप्टर का क्या कर लिया? आधा काम कर लिया। अब जैसे वहाँ पे सवाल आएगा कि धातु के साथ, किसके साथ? धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ठीक है। और जैसे यहाँ पे सवाल है कि अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करेगा तब क्या हो? बात तो एक ही है। बात क्या है? एक ही है या नहीं है? तो यही चीज़ है। अगला उसमें हम लोग देखेंगे कि धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो। यही टॉपिक दिया कि अम्ल एवं क्षारक, यहाँ देखिए दिया है ना, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं।
और वहाँ यही टॉपिक लिखा हुआ रहेगा, है ना। धातु और अधातु अम्ल एवं क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, मतलब सेम चीज। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये नहीं कि यहाँ पढ़ लिया तो वहाँ का भी क्लियर हो गया, वहाँ पढ़ लिया तो यहाँ का भी क्लियर हो गया। ऐसा नहीं कि अरे धातु वाला नहीं पढ़े, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा। तो अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया कर रहा है, चाहे धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया कर रहा है, बात क्या है, देखिए इस चीज़ को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते तो कैसे होता है, जब भी क्या है आपका अम्ल, किसकी बात करेंगे सबसे पहले, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो यह लवण क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, क्या क्या होता है, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे सपोज दैट ऐसे पूछ दिया गया कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब बोलिए इसको तो फिलहाल रटने पड़ेगा, अब बोलेंगे इसको कैसे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, अरे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तभी ना आप समझ सकते हैं। देखेंगे जी हाँ अम्ल जो है धातु है, दोनों अभिक्रिया किया, क्या बन गया, लवण बन गया। समझे कि नहीं। जैसे एक ले लेता हूँ अम्ल, कौन क्या ले लिया, HCl। एक कोई धातु ले लेता हूँ, मान लीजिए ले लिया क्या, सोडियम। ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्या हो जाएगा ये H2, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, है ना। इसको संतुलित करना है, क्या हो जाएगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, है ना। तो ये ज़्यादा ये हो जाएगा 2, इसको भी यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तब ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। संतुलित हो गया या नहीं हो गया, संतुलित करने आता है या नहीं आता है, जो ज़्यादा, तो ये संतुलित हो गया। तो यही एग्जाम्पल लिखने बोलेगा तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसमें दूसरी बात ये है, प्रतिस्थापित भी कर दे रहा है, देखिए प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है, इससे हाइड्रोजन भगा दे रहा है, अपने स्थान ग्रहण कर रहा है कि नहीं। इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन। तो आप एक चीज़ को जब आप समझते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ से क्या कर सकते हैं, उसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या कहेंगे। देखिए अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं या नहीं बनाते। यही लिखा हुआ है, ये आपका वाक्य में लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है ना, शब्दों में लिखा हुआ है, शब्द में समीकरण, शब्द का समीकरण लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, शब्द का समीकरण लिखा हुआ है। और ये उस अभिक्रिया का क्या दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ, सॉरी ये उदाहरण तो किसका है, आपका क्षारक का है, किसका है, क्षारक। देखिए ये क्षारक भी क्या बनाता है, क्षारक अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, धातु का समझ में आया, क्या समझ में आया, बोलिए एक बार। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है क्या होता है, ये करिए, और क्या बनाता है, ये नहीं कौन अभिक्रिया बना रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कमाल की, लेकिन हाँ हाँ। और क्षारक के साथ धातु अभिक्रिया करता लवण। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं क्या, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। सब हम लोग किसका अभिक्रिया देखेंगे, सबके साथ अम्ल, सबके साथ क्या, अम्ल क्षारक, अम्ल क्षारक, अम्ल क्षारक, समझे नहीं। अभी देखें किसके साथ, धातु के साथ अम्ल और क्या, क्षारक। एक वो चीज़ है, अभी अनेकों देखना है, ध्यान में रखना सब खाली। ठीक है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। अब देखिए ये सब चीज़ धातु कार्बोनेट, अब बोलेगा ये धातु कार्बोनेट माने, अरे ये तो बहुत बड़ा चीज़ दे दिया। तो कार्बोनेट का क्या होता है सूत्र, CO3। संयुक्ता कितना होता है, 2- क्या होता है, कितना होगा कार्बोनेट का, अरे 2-। ठीक
ठीक है। तो धातु कार्बोनेट, तो कोई भी धातु ले लीजिए, कोई भी क्या ले लीजिए, धातु मान लीजिए कि ले लिए कोई धातु, एक क्या ले लिए, सोडियम ले लिए, क्या ले लिए, सोडियम। इसकी संयोजकता कितनी, 1। कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होगी, 2, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, Na3 Na2CO3, ये क्या हो गया, धातु कार्बोनेट। बात समझे कि नहीं। ऐसे कोई दूसरा धातु ले लीजिए, वो हो जाएगा क्या, धातु कार्बोनेट। तो ये बात यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें पगलाना नहीं है। इस तरह तो धातु कार्बोनेट, धातु के साथ कार्बोनेट ले लीजिए, है ना। अब इसके समीकरण को रटने चलता आदमी, तब बाद में बोलेगा समीकरण कैसे याद रखेंगे सर, बाद में पूछेंगे समीकरण कैसे याद रखेंगे, समीकरण याद ही नहीं रखना। यहाँ धातु कार्बोनेट अपने बनाओ, अपने बनाओ ना धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट अपने धातु के साथ कोई कार्बोनेट ले लो, कोई भी धातु ले लो कार्बोनेट के साथ। फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है सूत्र बताइए, HCO3 माइनस, होता है कि नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, धातु सॉरी ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या हो गया हाइड्रोजन का, इसके साथ कोई क्या ले लेंगे, धातु ले लेंगे, है ना। NaHCO क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो इन दोनों के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ ये क्या हो गया, धातु कार्बोनेट, और ये क्या हो गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनके साथ जो है वो अम्ल, अब अम्ल में क्या आ गया, अम्ल में आ गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। और फिर क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COO, है या नहीं। तो ये सारा, ठीक है, अम्ल, कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाइए उसको, उसके बाद देखिए क्या बनता है। देखिए तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं, ये धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या हो जा रहा है, ये क्या है, लवण, और क्या है, ये जल है, H2O क्या है, जल, लवण, और क्या हो गया, जल, और क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको समझने वाली बात है कि रटने वाली बात, तो जो बोल सकते हैं धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है ना, धातु कार्बोनेट जब किससे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। या तो फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ, तो भी लवण, जल और क्या ही बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। ये 2 प्रकार का भी पढ़ा, दोनों प्रकार समझ में आया या नहीं आया सब दिमाग में रखने, बोल सकते हैं दोनों। एक पहला प्रकार पढ़ें कि अम्ल और क्षारक के साथ क्या अभिक्रिया कर लेगा, धातु, तब क्या होगा, लवण और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। अब वही अम्ल जो है अभिक्रिया करेगा किससे, क्षारक से, किससे, वही अम्ल अभिक्रिया करेगा किससे, धातु कार्बोनेट या किससे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लोग कुछ भी बुलवा देते हैं मतलब, है ना, हम कुछ हल्का ध्यान उधर उधर भटकता, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, उरंग करवा देते हैं, ठीक है। तो वही क्या, वही अम्ल को किससे अभिक्रिया करवाएं, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसमें भी क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, क्या बन रहा है, जल बन रहा है, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। लवण जल और ये कब, धातु कार्बोनेट के साथ, या तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यदि अम्ल का अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पे अम्ल की जगह पे कोई भी अम्ल ले सकते हैं आप, है ना, और यहाँ धातु के साथ कोई भी धातु क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो उसका हम लोग इस्तेमाल दूसरा चीज़ में भी कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल यहाँ पे देखिए, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, है ना, गैस के चूने के पानी को क्या करने पर, प्रवाहित करने पर, है ना, ये श्वेत अवक्षेप, मतलब ये CaCO3 संगमरमर का सूत्र है। किसका सूत्र है सर, संगमरमर। CaCO3 किसका सूत्र है, संगमरमर, याद रखेंगे, संगमरमर का सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र,
वो क्या है बबुआ, CaCO3 है ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट कोई कैल्शियम कार्बोनेट किसी की याद है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, रासायनिक नाम इसका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे रासायनिक सूत्र बोलेगा तो बोलेगा नहीं बोल पाएंगे, ये रासायनिक सूत्र है, ये क्या है, रासायनिक सूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है तो रासायनिक सूत्र नहीं बना सकता रे। कैल्शियम का संयुक्ता 2, कार्बोनेट का संयुक्ता 2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया। कितना आसान लगता है ना, कितना आसान लगता नहीं है, नहीं लगता है। यही चीज़ वह कैसे लगने लगता है, भारी लगने लगता है। क्यों, क्योंकि आप एक एक करके पढ़ेंगे नहीं, घर में बोझ बना के रखेंगे। कैसे बना के रखेंगे, बोझ बना के रखेंगे। अभी चैप्टर शुरू हुआ है ना, कल से पढ़ेंगे छोड़ो। अब कल के चक्कर में कल नहीं पढ़ पाया, कोई काम आ गया संयोगवश, चल गया कहीं, है ना। अब कल भी नहीं पढ़ा, तल्ले बोझ बन गया फिर से, मतलब धीरे धीरे क्या होता गया, बोझ बन गया। और उसके बाद सोचा 2-3 दिन हो गया, उसके बाद छोड़ो अब नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा अब टेस्ट आएगा तक नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम खत्म हो जाने के बाद क्या दीपक बोल रहा था, क्या हीरो मोनू गुप्ता, सब ठीक है, खाली पढ़ना लिखना नहीं है, बाकी सब ठीक है ना, है। अरे नहीं सुधरेगा ये सब। देखिए अब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है ना। अब इसमें क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट में, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में जल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जल में विलयशील, जल में घुलने जैसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जल में घुलने। क्या आप लोग का चल रहा है, मैं जैसे यदि करता हूँ तैसे आप लोग क्या एक्टिविटी चल रहा है, फिर अनजान जैसे करते हैं, एकदम मन दिमाग खराब कर रहे हैं। किन्तु दूसरे से थी करते मैंने अनजान जैसा। अब जब जान रहे हैं कि धरा गए हैं तो फिर सिंपल सी बोल दी, सर ये बात था। चोरनी है सर, नहीं सर हम लिए नहीं, पता नहीं कैसे आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज इट डिस्कस, बोल देंगे नहीं कहाँ कुछ, हम कुछ नहीं बोले, वो बोले। तो ध्यान तो था ना उसमें। हाँ तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगा ना गुड़िया, कि ये जो उसके बाद अभिक्रिया करने के बाद ज़्यादा यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये जो बनता है वो क्या होता है, जल में विलयशील, मतलब क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना। चूना पत्थर, खड़िया, खड़िया मतलब क्या, देखिए इंग्लिश लिखा हो, चौक, शायद पहली बार हिंदी देखा होगा, है ना। आप तो पहले भी पिछले साल भी पढ़े होंगे, कैसे नहीं। अरे देखिए, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ये सब क्या है, विविध रूप, अलग अलग। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। सभी जो है धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ये सारा कुछ धातु कार्बोनेट और किसके साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, जल। देखें या नहीं देखें हम लोग देखें जी, कि कोई भी धातु कार्बोनेट है या धातु क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। शायद ये आपका समीकरण सभी लोगों का दिमाग में छप रहा होगा, है ना, बहुत लोगों का, सबका जो छपा होगा ये लवण, जल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यही छपा होगा जी दिमाग में, है ना। उसको छापने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं छपा है तो छापने की क्या कीजिए, यहीं पे कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। देखिए इसके लिए आपको शब्दों में इस प्रकार से समीकरण लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। आप किसी भी चीज़ का डेफिनेशन लिखते हैं, है ना,
चाहे तो यहाँ पे अभी आपको एक सवाल जब पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। क्या सवाल पूछा जाएगा बबुआ कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करती है। तो हम लोग क्या सबसे पहले लिखेंगे, देखिए धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो यह लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोग शब्दों के साथ क्या लिखेंगे, इसका समीकरण लिखेंगे, है ना, अर्थात लिख के, समझे ना। उसके बाद जैसे उदाहरण दे के एक क्या कर देंगे, उदाहरण दे देंगे, है ना। ये हो गया कंप्लीट रूप से, कोई दिक्कत, और उस उदाहरण को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे, आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिल जाएगा। वो दे कैसे अभिक्रिया करती है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। धीरे बोलता हूँ, समझ में नहीं आता, जोर से बोलेंगे तब समझ में आएगा। क्या बोलेंगे, अब अगला चीज देखिए, दो चीज हो गया, दो के साथ हो गया। अब अम्ल किसके साथ करेगा, क्षारक के साथ। किसके साथ, क्षारक। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करती है, तो ये एक दूसरे से अभिक्रिया करके हमेशा क्या बना देता है, इसको उदासीन बना देता है। क्या बना देता है, उदासीन। उदासीन में समझते हैं, है ना, दोनों के प्रभाव को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे जल जो होता है, जल उदासीन है, जल क्या है, उदासीन। जल समझते हैं, पानी नहीं समझते, हाँ, जलटा खावे तो चलिए सुनिए, छोड़िए, हटाइए। तो उसको पानी जो है वो कैसा है, उदासीन है। कैसा है, उदासीन, वो कुछ प्रभाव नहीं डालता है, देखते हैं। तो ऐसे यदि अम्ल ज़्यादा अम्ल हो जाएगा, माने अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, उदासीन हो जाएगा। और उदासीन माने नमक है। देखिए यहाँ ये कौन सी है, OH, ये क्या हो गया, क्षारक। ये क्या है, अम्ल। अम्ल और क्षारक दोनों क्या कर रहा है, अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया कर रहा है। क्या बन रहा है, धातु बन रहा है, लवण बन रहा है, और क्या बन रहा है, जल। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कौन इस अभिक्रिया, ये अभिक्रिया, माने ये अभिक्रिया को भी, लेकिन क्या इसे लिखेंगे, जब अम्ल और क्षारक परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पे, है ना, हम ले लिए, मान लीजिए NaOH है, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, MgOH का हॉल्ट होगा या नहीं होगा। फिर कोई क्या ले लिए हम, मान लीजिए कि अम्ल ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही ले लिए, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, तो इसके साथ क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। माने क्या हो जाएगा, MgCl2 प्लस क्या हो जाएगा आपका, जल, H2O, है ना। संतुलित कर दीजिए, ये हो गया। ये क्या हो गया, देखिए तो ये क्या है, क्षारक है। ये क्या है, अम्ल। इससे क्या बन गया, लवण। और ये क्या हो गया, जल। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण। रटने की जरूरत है। उदासीन अभिक्रिया में मतलब पढ़े थे कि अम्ल भस्म को उदासीन करते, तो भस्म इसमें क्षारक होते हैं। अम्ल भस्म को उदासीन करके जल तथा लवण बनाया जाता है। भस्म कहा जा सकता है, ऐसा तो मैं अभी उससे वैसे ध्यान में नहीं है, होता होगा तो पता नहीं। पहला चैप्टर में अवक्षेपण अभिक्रिया था, नहीं, ये था उदासीनीकरण किया। चलिए अच्छा देखिए, ये समझ में आया या नहीं आया, नहीं समझ में आया। समीकरण कैसे लिखते हैं, मतलब देखिए, आप कोई क्षारक लीजिए, क्षारक आता है लिखने, क्षारक धातु के साथ हाइड्रोक्साइड को यूज़ कीजिए, धातु के साथ कोई भी हाइड्रोक्साइड धातु यूज़ कीजिए, जैसे सोडियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन है, फिर क्या आपका उधर पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, ये सारा क्या हो गया, धातु है। ये सब क्या है, धातु। इन धातु के साथ हाइड्रोक्साइड लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, क्षारक हो गया। कोई अम्ल ले लीजिए, अम्ल ले लिए, है ना, हम ले लिए अम्ल H2SO4,
सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए। कौन सा अम्ल ले लिए? सल्फ्यूरिक। इससे क्या बनेगा? क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो लवण यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो भी यहाँ पे जुड़ा हो वो, और यहाँ पे जो है धातु वो है ना CaSO4। अब बोले CaSO4 कैसे हुआ? पूछे कैल्शियम का संयुक्ता 2, SO4 सल्फेट का संयुक्ता 2, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? CaSO। अब यहाँ पे बोझ क्यों लगता है पता है स्टूडेंटों को? बोझ ये समझ में आ गया कैसे बना, लेकिन वही सब नहीं आता था। फिर दिमाग पीछे चल रहा है, अरे यार हम पीछे तो हमको समझ में ही नहीं आया है, तो आगे समझ नहीं सकते हैं। दिमाग में बैठा लेता है कि आगे समझ नहीं सकते हैं, हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, और वो बोझ बना लेता है। और फिर जब तक लास्ट तक ऐसा लगता है कि नहीं हम सब पढ़ सकते हैं, तब तक लेट हो चुका होता है। सर तो ये अपने मन से अपने CaSO4 अपने मन से। अब ये कैसे लिखे? ये लवण है, लवण का सूत्र है ये। मन से क्या आपको बता रहे हैं? तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा और ये जो धातु रहेगा ये दोनों होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? जो क्या है? धातु है, ये इसके साथ, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? ये हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है, और ये क्या है? धातु है, इसे क्या हो गया? लवण। और जल एगो बनेगा ही बनेगा, इसका संतुलित कर दीजिए। अब देखिए इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, ये पोर्शन आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये पोर्शन क्या है। जैसे ये आपको यहाँ देखने में आ रहा है, ये क्या है? क्षारक है, और ये क्या है? अम्ल। हाँ, तो क्षारक और अम्ल, ये फिर ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्षारक और अम्ल दोनों अभिक्रिया करते हैं, क्या होता है? लवण। और क्या बनाता है? जल। अब कहीं पे आ जाएगा इस तरह से कि कहीं पर आ गया आपका आ गया Mg, क्या आ गया? Mg, और आ गया HCl, इससे हो जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। बोलेंगे कैसे बना दिए आप? कैसे बना दिए आप? तो ये क्या है? मतलब धातु है, ये क्या है? अम्ल है। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या हुआ? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? लवण। लवण कैसे होगा? हाइड्रोजन के साथ जो है वो और धातु दोनों मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। तो आप ये दोनों मिलाने आना चाहिए, दोनों मिलाने आना चाहिए। आप कोई लिख देगा MgCl, जो हो जाएगा। MgCl2 कैसे हुआ? इसका परमाणु संख्या, सॉरी इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है, तो दोनों उसके साथ लगा जी। आप साथ साथ आप बोलेगा तब H2 कैसे हुआ? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि धातु और अम्ल दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। और आप हाइड्रोजन बोलेगा H2 कैसे लिख दिए? H काहे नहीं लिखे? है ना, द्विपरमाणु। समझे बात को? कितना चैप्टर मिल के एगो समीकरण बनता है सो है। 9th क्लास 10th क्लास सब खिचड़ी परोस मिला के एगो समीकरण। हैंस इज इक्वल टू फेल। जो ये है अम्ल, तो हाँ। इसमें हमेशा क्लोरीन के साथ ही रहेगा अधातु। हाइड्रोजन अधातु है ना? हाँ, तो जैसे कि इसमें धातु हमेशा रहता है, कोई अम्ल में हमेशा धातु रहेगा। किसमें धातु रहता है? अम्ल में हमेशा H रहता है ना? हाँ, रहता है। वही बोल तो वो हमेशा H ही रहेगा, हाँ, अधिकांशतः हमारा हमेशा रहेगा H, हमेशा। हमेशा H रहेगा। अभी आगे गुण भी पढ़ना उसका, क्योंकि H+ आयन उत्पन्न करेगा ये। OH माइनस। अभी ठीक है, देखिए यही चीज ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? समथिंग पढ़ना पड़ता है जी। देखिए अब बात है ना कि साइंस जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्रैक्टिकल पे भी। कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करूँ मैं उस चीज़ को। अब प्रैक्टिकल जब करेंगे तब यहाँ पे दिखता आपको, तब आपको यही चीज़ रटना नहीं पड़ता। इस वजह से यहाँ पे हमको बताना पड़ रहा है कि ये देखो इसके साथ आ रहा है, तो उतना मैंने सब चीज़ का लगता है सर, मैंने उसकी बहुत अलगे थी है। अब ये दोनों अभिक्रिया किया तो लवण बन गया, और क्या बन गया? इसमें ये तो खैर अलग है। यहाँ पे इस समीकरण में हम लोग जो देख रहे थे, अम्ल और क्या? क्षारक। अम्ल और क्या? क्षारक। दोनों परस्पर अभिक्रिया किया तो लवण और क्या बन गया? जल बन गया। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं?
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल लवण और क्या जल। अब ये कितना हो गया, क्या हो गया, 3 ठो, 3 ही ठो पढ़न। चलो अब कहना नहीं, खाली एगो स्टेप जैसे याद रखना, देखना एकदम पूरा चैप्टर क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। 3 को चीज़ पढ़ें। पहला धातु के साथ, दूसरा धातु कार्बोनेट या धातु किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट या फिर धातु क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हुआ या नहीं हुआ। और तीसरा किसके साथ, अम्ल और क्षारक दोनों, मतलब सारा चीज़ जो देख रहे हो किसके साथ देख रहे हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट, अम्ल और क्या क्षारक। तो इसमें लवण और हाइड्रोजन गैस, इसमें लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें लवण और क्या जल, लवण और जल। तो 1-2 बार देखते रहिए, ध्यान में रह जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान देते रहना पड़ता है, आप हार नहीं मानिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कौन सा टॉपिक देख रहे हैं हम लोग। अगला, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड लेना है, नाम जैसे सुना तैसे सोचो, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। अब जितना भी अम्ल होगा, अम्ल जैसे HCl, H2SO4 है ना, आपका क्या हो गया, आपका फिर HNO3, ये सब क्या है, अम्ल है। इन अम्लों के साथ यदि हम किसको अभिक्रिया करवाते हैं, धात्विक ऑक्साइडों। अब धात्विक ऑक्साइड कौन कौन हो जाएगा। अब धात्विक ऑक्साइड जैसे मान लीजिए हो गया MgO, धात्विक ऑक्साइड हुआ या नहीं हुआ, धात्विक ऑक्साइड नहीं हुआ, ये धातु और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, धात्विक ऑक्साइड हो गया है नहीं, हो गया आपका Al2O3, हुआ या नहीं हुआ, है ना, Na2O, है ना, CaO, हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड किस पर लिखा हुआ है, किसके अनुसार से लिखा हुआ है, इस शब्द में लिखा हुआ है ना। जब आपको बोला जाएगा कि अम्लों के साथ कोई क्या करता है, धात्विक ऑक्साइड क्या करती है, अभिक्रिया करती है, तब क्या होगा, तो अम्ल और क्या ले लेंगे हम लोग, धात्विक ऑक्साइड ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, धात्विक ऑक्साइड। अम्ल और धात्विक ऑक्साइड लिए, दोनों को एक दूसरे से क्या किए, अभिक्रिया करवाएंगे, दोनों को एक दूसरे से क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तब ये क्या होगा। देखिए, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी क्या बनता है, आपका लवण हो जाएगा। अब यहाँ से समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा। पहले 3 ठो आप पढ़ें, एक धातु के साथ, एक धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और एक क्या पढ़ें, क्षारक के साथ। तो क्षारक में क्या देखें, क्षारक में देखें हम लोग कि अम्ल जब किसके साथ अभिक्रिया करता है, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट वाला, अम्ल जब किसके साथ अभिक्रिया किया बबुआ, क्षारक के साथ अभिक्रिया किया, तब ये क्या बनाया, लवण और जल बनाया, बनाया नहीं बनाया। अब अभी चौथा पॉइंट में जो जिक्र हो रही है वो क्या है कि देखिए, एक अम्ल ले लीजिए और उस अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड का क्या करवाइए, अभिक्रिया। किसका करवाइए, धात्विक ऑक्साइड का। समझ रहे, तो जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल का अभिक्रिया करवा रहे हैं तो भी लवण और क्या बना रहा है, इसमें भी लवण और जल बना रहा है, इसमें भी लवण और जल बना। अब ये दोनों जगह पे तो ये तो सेम चीज है, दैट मीन्स ये भी दोनों सेम चीज ही होगा, खाली नाम अलग है। नहीं समझ पाया बात को, क्योंकि इसके साथ भी लवण और क्या बना रहा है, जल, इसके साथ भी क्या बना रहा है, लवण और जल। तो इसके साथ ये जैसे बिहेव कर रहा होगा, इसके साथ भी यही वैसे ही बिहेव कर रहा होगा, मतलब ये इसके साथ जिस प्रकार से इसका गुण प्रदर्शित कर रहा है वैसे ही गुण ये भी इसके साथ प्रदर्शित कर रहा होगा। मैंने क्षारक और धात्विक ऑक्साइड ये के जैसा है, क्षारक और धात्विक ऑक्साइड खाली नाम क्या है, समझे कि नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड हैं उन सभी में क्षारक का गुण होता है,
कौन सा गुण होता है? ये चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं कि देखिए आप देखें कि विलयन का रंग नीले हरित हो जाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर और क्लोराइड के बने के कारण धातु, चलिए धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बन जाता है? जल बना जाता है। ठीक है, लवण और क्या बन जाता है? जल। बस इतने ध्यान में रखिए, ये 4 पॉइंट। और हर एक में आपको यदि याद रखना है तो इस चैप्टर में जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें आप लोगों को याद रखने में सिर्फ उधर वाला कन्फ्यूजन होगा। तो सब चीज़ को लिखते जाइए इस तरह से, पहला, दूसरा, तीसरा और क्या है? चौथा। लास्ट में और सब कुछ बता दूंगा लास्ट में। अभी जितना बताते जा रहा हूँ बार बार पीछे वाला फिर से बता दे। अब 5वां देखिए, यहाँ पे हालांकि पॉइंट ऐसे, क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड। क्षारक के साथ क्या? अधातु ऑक्साइड। क्षारक के साथ क्या? अधातु। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे देना धातु ऑक्साइड। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। क्षारक एवं अम्ल, ये लिख भी दिया। जैसे देखिए जो यहाँ लिखा हो रहा था वही चीज़ मैं बोलता हूँ, है ना। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया जिस प्रकार से हुआ उसी प्रकार से किसके साथ हुआ? धातु ऑक्साइड और अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ। सब देखे लगता है हिरन है। ये किसके साथ अभिक्रिया है? अम्ल और धातु ऑक्साइड। ये किसके साथ अभिक्रिया है? अम्ल और क्षारक। इसमें क्या बन रहा है? इसमें क्या बन रहा है? दोनों एक ही जैसा है ना। वही बोल रहा है धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं क्या बनाता है? जल प्रदान करता है। अतः धातु ऑक्साइड वो आपको समझा रहा है, इस वजह से मैं भी समझा रहा था। धातु ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों का गुण क्या है? एक ही है। वो क्षारकीय गुण जैसा दिखाता है। कौन? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड कैसा गुण दिखा रहा है? क्षारक का गुण दिखा रहा है। इस वजह से उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? देखिए देखिए आप लोग जो है ना, 2 पहलू है यहाँ पे, वो हमेशा जिक्र करते रहता हूँ कि एक समझ में आ जाता है, लेकिन दिमाग में अब ये जोर मत दीजिए कि याद रहेगा कि नहीं रहेगा। आप लोग का समझ में आ रहा है लेकिन दिमाग ये कैलकुलेशन कर रहा है, अरे याद रहेगा कैसे? अरे भाई तो याद रहेगा, वो हम पर काहे थोप रहे हैं? मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? कम से कम अभी समझ रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन बढ़िया दीजिए ना। याद रखने वाला फिर बाद में देखा जाएगा। अभी आप याद रखने के चक्कर में जो मैं समझाता हूँ ऐसा आप लोग बिहेव करते हैं जैसे कि बढ़िया से समझा ही नहीं रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस टॉपिक पार्टिकुलर वो टॉपिक बहुत बेहतर तरीक़ा से आपको बता रहा हूँ, है ना। और आप दिमाग में सब कैलकुलेशन करते हैं ऊपर से। इस वजह से फिर मैं 4-5 एक साथ बता देता हूँ ताकि आप अपना झमेला समाप्त कीजिए और मुझसे फिर से आप अच्छे से क्या कीजिए? बिहेव कीजिए इस टॉपिक को लेकर। पिछला टॉपिक को आप गोली मारिए। तो पिछला टॉपिक समझ में आया उसको साइड में फिलहाल रखिए। फिर अगला टॉपिक समझ में आया उसको क्या रखिए? साइड में रखिए। फिर अगला टॉपिक समझ में आया उसको भी क्या रखिए? साइड में रखिए। अब जो अगला टॉपिक को समझिए, टॉपिक को समझ के और आगे क्या कीजिए? घर में जाके और सबको एक बार मिला के आप देखिए। और उसका सजा मुझे दे रहे हैं, बार बार चिल्वा रहे हैं। नहीं है, सच बात है या नहीं है? कितने लोगों को यही दिक्कत था? हाँ तो रहिए। तो कितने लोगों को यही दिक्कत था सेम प्रक्रिया में? जैसे समझ में तो आ रहा था लेकिन बार बार हमारा ध्यान में पीछे। चल ठीक, चल ठीक, कोई इरा उठा रहा है। अब देखिए वही गुण, ये तीनों टॉपिक जो अभी लास्ट का, अभी 2 टॉपिक जो बताया और अब जो तीसरा टॉपिक बताने वाला हूं, तीनों एक ही जैसा है। अम्ल के साथ क्षारक, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, सॉरी धात्विक प्लस ऑक्साइड नहीं, धात्विक ऑक्साइड, और अम्ल के साथ नहीं, अब यहाँ पे क्षारक के साथ अधात्विक। ठीक है, तो जब क्षारक के साथ, देखिए क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर भी लवण और जल बनाता है। ये भी लवण और जल, ये भी लवण और जल, ये भी लवण और जल। तो यहाँ पर भी अम्ल, यहाँ पर भी अम्ल, ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी क्या, लेकिन यहाँ भी अलग आ गया और ये क्या आ गया, अलग। अब इस क्षारक की जगह क्या आ गया? क्षारक ही है,
ये तो सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम ही। लेकिन इसके जगह पे अम्ल की जगह पे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वो क्या आ रहा है, अधातु ऑक्साइड। तो अब समझिए बात को कि जब क्षारक के जगह धातु ऑक्साइड आ रहा था तो हम कह रहे थे कि क्षारक और धातु ऑक्साइड दोनों का गुण क्या है। अब क्षारक के पास क्षारक है लेकिन अम्ल के पास क्या आ जा रहा है, अधातु ऑक्साइड आ रहा है। तो अब हम कहेंगे ये अम्ल का गुण और अधातु ऑक्साइड का गुण जो है वो दोनों क्या है, एक ही है। यही चीज जो आपको घर में लिख के और ये देखते रहना पड़ेगा, आपको 1 2 3 बार क्या करते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, सब कुछ समझेंगे कि नहीं समझे, कहाँ गुणा करना है, कहाँ भागा करना है। कम झमेला है घर में, कम झमेला है जी। पहले एलसीएम निकालिए, फिर उसे क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, फिर उसको ऊपर में गुना कीजिए, फिर जो आया नीचे लिखिए, फिर इसको जोड़िए, फिर आया काटिए। कम झमेला है। लेकिन सीखे नहीं सीखे, सीखे एक बार में सीख गए क्या। पहले दिन बताया गया कंफ्यूजन, कहाँ गुना, कहाँ भागा, कहाँ एलसीएम, गेलो नानी घर, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन 2 3 दिन प्रैक्टिस उसमें किए तब नहीं हुआ। तो एक घर में बैठ के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कहाँ से होगा। क्या हुआ हंसता है। तब देखिए क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड, तो ये अधातु ऑक्साइड किस तरह से है, अम्ल के जैसे। अब इतना कंफ्यूजन है तो सिंपल बात ना, क्षारक आ गया तो दूसरा जो गोतिया भाई आएगा समझो वो कौन सी है, अम्ल है। अम्ल आ गया दूसरा जो गोतिया भाई आएगा, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं। अब बनेगा लवण और जल, वो देखेगा झमेला, लवण और आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच हुई अभिक्रिया देखी है, बिल्कुल देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। क्योंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, क्षारक और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या है, समान। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं, अम्लीय। समझा, ये लिखा हुआ है जो कि मैं क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। यहाँ पे कुछ सवालों का जवाब आप दे सकते हैं शायद। और आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों में बता देता हूँ। जो आप अम्ल और धातु को अभिक्रिया करवाया जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, वो हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक। ठीक है, क्या होता है, हानिकारक होता है। अब यहाँ पे वो हानिकारक मतलब इतना हानिकारक जहरीला पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है। अब इन सवाल का जवाब दीजिए, उतने बोलूँगा, अब यहाँ पे जवाब दीजिए। पीतल बोल रहा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। दही एवं खट्टे पदार्थ मतलब क्या हो गया, खट्टा हो, दैट मीन्स ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, है ना। पीतल एवं तांबा मतलब क्या हो गया, ये दोनों यदि अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, लवण और क्या बना देगा, लवण और जल बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ये हाइड्रोजन गैस क्या है, हानिकारक है। हाइड्रोजन गैस क्या है, हानिकारक है या नहीं है। अब इस सवाल को कैसे और क्या कर सकते हैं, आगे क्या है, बोल रहा है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। जो एक उदाहरण के साथ इसको क्या कीजिए, समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे करेंगे, जाँच आप कैसे करेंगे। जाँच करने के लिए प्रैक्टिकल करना होगा। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर देती है, बुझा देती है। बोले ए, कोई एक क्या है, धातु के यौगिक है कौन, ए, वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैंने क्या कर रहा है, वो अभिक्रिया, और एक बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है, एक से क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अरे वो धातु मतलब कैल्शियम क्लोराइड मतलब कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, मैंने एक को क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। आप बुदबुदाहट को बंद कर दे रहे हैं, मतलब एक धातु है, दैट मीन्स कौन सा गैस निकल रहा होगा, H2 निकल रहा होगा। अब ये निकल रहा होगा, इसमें मैंने जो जो लिया गया हम सब डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए। अब इसमें क्या लिया गया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें क्या बोल रहा है, यौगिक मतलब अब जब यहाँ कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो कौन सी धातु प्रयोग किया गया होगा, कैल्शियम किया गया होगा, तब ऐसा हुआ। इसको संतुलित करना है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, संतुलित हो गया।
नहीं हुआ, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। देखने में लंबा चौड़ा लगता है, आंसर कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं रखता हूँ। अगले दिन हम लोग यहाँ पे सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।